मंशियात की बात करूं तो आजकल हमारी सोसाइटी में ये चीज बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। दोस्त ने बोला एक पेन वाला फ्लेवर है, आओ वो लेके चलते हैं। और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के थ्रू इनको जिंदगी गुजारने के नए तरीके सिखाता है। उन्होंने बाइक सिखाई थी मुझे नशा लाना। और ड्रग यूजर्स की स्टोरीज में आपको डिसफंक्शनल फैमिली एटीट्यूड जरूर मिलेंगे। जब बॉडी से ड्रग निकल रहा होता है तो इसको हम विड्रॉल कहते हैं। ओके। तो वो कंडीशन होती है जो काफी पेनफुल होती है। इतना पुराना नशा होगा, उसको कंट्रोल करना उतना मुश्किल होगा। जितना वो ड्रग यूज कर रहा होता है उतनी क्रॉनिसिटी बढ़ती रहती है। अपने बच्चों पर नजर रखें, चेकिंग बैलेंस रखें, ये ना हो कि कल को आपको पछताना पड़े। बेहतर ये होता है जितना कम वक्त में पेशेंट इलाज करा ले तो डिनाइल फैक्टर भी कम होता है, अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस भी आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि 80% पेशेंट खुद ठीक होता है और 20% डॉक्टर की कोशिश होती है, अगर पेशेंट चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाजरीन, अगर मंशियात की बात करूं तो आजकल हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। बड़े तो बड़े लेकिन छोटे भी जो हैं इसकी लत में जो है वो लग चुके हैं, नशा करना स्टार्ट कर दिया है। जो हमारे पाकिस्तान के या फिर जो हमारे फ्यूचर के स्टार हैं जिन्होंने कुछ पढ़ लिख कर बनना है, वो इस बुरी आदत में जो है वो मुब्तला हो चुके हैं। नाजरीन, आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो इसी हवाले से है कि अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा इसमें इंक्लूड हो चुका है, इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, तो उसको ट्रीटमेंट जो है उसका किस तरीके से किया जाए या फिर इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, इसका हल क्या है। तो नाजरीन, इसी तरह से आज हमारे साथ एक जो पेशेंट है वो मौजूद हैं जिनकी उम्र सिर्फ 14 साल है और वो नशे की मरीज तो हैं लेकिन वो ठीक हो चुके हैं और मजीद अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी उनसे भी बात करूंगी और उनके साथ उनकी थेरेपिस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगी, सिम्टम्स पे बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी बातें आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। तो अरीबा, आप मुझे ये बताएं कि स्टार्ट कैसे हो गया, कैसे आपने शुरू कर दिया ये सारी चीजें लेना? पहले मैं कोई नशा नहीं करती थी। फिर है ना मेरी दोस्त मिली मुझे। दोस्त ने बोला एक पेन वाला फ्लेवर है, आओ वो लेके चलते हैं। अच्छा। खरीदने। फिर हम दोनों गए, फिर वो पी रही थी, मैंने बोला वो ये क्या है। फिर उसने बोला आप पी कर चेक करें कैसा है। अच्छा। फिर मैंने पिया, फिर मुझे ना अच्छा महसूस हुआ, ठीक है, अच्छा फील हुआ। फिर मुझे उसके लगने के बाद ना फिर चरस पे लगाया उससे दोस्त ने मुझे। अच्छा जी। फिर चरस पे लगाने के बाद ना फिर वो कोई बोतल थी, फिर उसने बोला आप इसमें गुब्बारे फूलेंगे, आप पिएं। फिर मैंने क्या चीज़ थी वो आइस का नाम ले रही थी, बोली आप पिएं, इसमें से गुब्बारे निकलेंगे। अच्छा। फिर मैंने पिया, गुब्बारे नहीं निकले उसमें से। कोई नहीं, मतलब उसने कुछ खाने के लिए कुछ ऐसी कोई चीज दी थी कि बोला था बबल या कुछ गुब्बारे या कुछ? बोतल थी। अच्छा, बोतल थी। जी, बोतल के अंदर बल्ब था। अच्छा। लेटर था, ठीक है। ओहो। उन्होंने बोला गुब्बारे निकलेंगे, आप पिएं। मैंने पिया, गुब्बारे नहीं निकले उसमें से। अच्छा। धुआं निकला। अच्छा। धुआं निकलने के बाद फिर मैंने घर पे गई। घर पे जाने के बाद तबीयत खराब हो गई मेरी। क्या हुआ था? सर में दर्द, पूरे 10 नाखून खा गई थी मैं। नाखून खा गई थी? जी, नाखून खाने के बाद ना फिर मैं पानी पीने के जैसे उठ रही थी ना, मैं ऐसा लगा था पैर में, ज़मीन में पैरों पे नहीं है, बहुत सीरियस हालत हो गई थी मेरी।
तो फिर अब पूरी रात जागते रही मैं। अच्छा, बेसिकली वो जो उन्होंने आपको बोतल पिलाई थी, गुब्बारे निकलेंगे ये कहकर, वो क्या था? वो आइस था? जी आइस था वो। अच्छा, तो कौन कौन से नशे किए आपने? मतलब वो जो आपकी सहेली थी जो अभी आप बता रही हैं, तो दोस्त। फर्स्ट उसने जो है आपको वो धुआं, पेन वाला धुआं, नाज़रीन वैप की बात हो रही है, तो उसके बाद क्या उसने आपको ऑफर किया कि ये करो? जैसे अभी आप आइस बता रही हैं, तो आइस से पहले भी कुछ किया था या आइस के बाद भी कुछ किया था? चरस पी थी मैंने। चरस भी पी थी आपने? जी, फिर उन्होंने पहना वो गुब्बारे पिलेंगे आप पिए, फिर वो आइस थी, फिर वो मैंने पी। फिर कितनी बार आइस पी आपने? कितनी बार लेती थी? मैम 4 महीने हो गए मुझे पीते हुए आइस। और सबको मिला के मुझे 1 साल हो गए पीते हुए। ओहो, 1 साल हो गया। अच्छा, क्या कंडीशन हुई थी आपकी? आपको क्या फील हो रहा था कि जब आप ये सब नहीं करती थी तो आपकी लाइफ कैसी थी और अब आपकी लाइफ कैसी है? बहुत जितनी अच्छी। आपकी एज है तो उस एज में तो मतलब बहुत ज़्यादा आपको फील हुआ होगा, चेंज फील हुआ होगा कि अब जैसे अभी आपने बोला कि जब मैं उठी तो ऐसा लग रहा था कि पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, तो और भी क्या चेंजिंग आपको फील हुई थी? मुझे नशे की तलब होती थी, फिर मैं रात के 2-2 बजे ना अम्मी ताला लगा के सोती थी, फिर मैं ताला खोल के बाहर घूमती थी। रात को 2 बजे? जी। आप 2 बजे बाहर चली जाती थी? जी, मैं अपने होश में नहीं होती थी। तो मैं बाहर जाकर क्या करती थी? 2 बजे मतलब बाहर निकल जाती थी? घूमती थी ऐसी। अच्छा, जी। तो वो सहेली आपके साथ होती थी 2 बजे? नहीं। नहीं होती थी। अच्छा, उसके साथ आपके पास मोबाइल था या नहीं था? जी था मेरे पास। तो मोबाइल पे कांटेक्ट भी होता होगा, सहेली बोलती होगी मैं यहाँ हूँ, अभी यहाँ आ जाओ, ये वो। जी। अच्छा, मुझे ये बता दें, वैसे तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं और पॉकेट मनी देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि आपका बच्चा पॉकेट मनी वेस्ट कहाँ पर कर रहा है, किस तरह से यूज़ कर रहा है। तो अभी मैं अरीबा की बात करूं तो अरीबा के फादर की ड्यू टू सम इशू और ड्यू टू सम डिसीज़ उनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी मदर ही हैं जो इनको लुक आफ्टर कर रही हैं। तो आपको आपकी मदर तो नहीं देती होंगी इतनी पॉकेट मनी, तो फिर आप कहाँ से ये सारी चीज़ें, आपकी सहेली ही प्रोवाइड करती थी आपको या खुद से भी खरीदती थी? नहीं, वो उन्होंने बाइक सिखाई थी मुझे नशा लाना। आप छोटी सी बच्ची है और बाइक भी आती है इसको चलानी। कब से चला रही हो बेटा बाइक? ये भी 1 साल में ही जो कुछ हुआ सब कुछ हुआ 1 साल में ही हुआ? नहीं, जब मैं फ्लेवर नहीं पीती, जब मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी। नहीं आती थी। तो ये वही ना, जो भी आपके साथ इश्यूज हुए जब आपने ये सब करना शुरू किया, उसी दौरान उसने आपको बाइक भी सिखाई है। जी। बाइक सिखाने का कोई मेन इशू या कोई मेन वजह जिसकी वजह से उसने बाइक सिखाई हो? नशा लाने के लिए। नशा लाने के लिए, जी। ताकि आप खुद जाएं बाइक पे राइड करती हुई और नशा लेकर आए। जी, नशा लाने के लिए। उसको भी बाइक आती थी? जी, चलाने आती थी उसको, उसने तो सिखाई है मुझे। तो लेकर भी आती थी आप फिर नशा जी। वगैरह सब? पैसे भी वही देती थी? हाँ, पैसे भी वही देती। कितने पैसे देती थी वो? 1000 रुपये। 1000 रुपया देती थी? जी। उसके अलावा कुछ दिल नहीं करता था? जैसे जो आपकी एज है तो वो दिल करता है बच्चों का, चॉकलेट खा लें, चिप्स खा लें, ये खा लें, वो खा लें, जस्ट नशा ही जहन में होता होगा? नहीं, नशा करके आती थी, कुछ खाने पीने का दिल ही नहीं चाहता था। अच्छा, भूख मर जाती थी जी। बिल्कुल। तो अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि 3 मंथ हो गए आपके ट्रीटमेंट को? होने वाले हैं। तो कहाँ से ट्रीटमेंट हो रहा है आपका? कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है? कैसा फील कर रही हैं? कौन सी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रही है? मैं नज़ीर शाही हॉस्पिटल और ना मैम सना, मैम नादिश और मैम अनम में मेरा इलाज कर रही है। अच्छा, तो शुरू में आपको कंट्रोल करना उन्होंने कैसे सिखाया? जब आपको, जाहिर है यहाँ तो आपको नशा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा जब क्रेविंग होती होगी तो क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करती थी? डॉक्टर्स क्या करते थे और क्या क्या सिखाते थे? जी, मुझे होती है वो क्रेविंग होती है, ऐसा तो नहीं है क्रेविंग नहीं होती है, पर होल्ड करना सिखाया मैंने, कैसे रोकना है। अच्छा, कंट्रोल करना सिखा जी, दिया कि अगर कभी कंट्रोल करना। क्रेविंग हो, तलब हो रही है तो कंट्रोल कर लें। जी। बड़ी अच्छी बात है जी। डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि 80% पेशेंट खुद ठीक होता है और 20% डॉक्टर की कोशिश होती है, अगर पेशेंट चाहे तो। जैसे अब अरीबा ने ये
पक्का इरादा कर लिया कि उसको ठीक होना है। और अरीबा बहुत अच्छे टाइम पे आपने ये स्टेप लिया, आपने ठीक होने की कोशिश की और आप देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपकी एज अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप दोबारा से अपनी लाइफ को जो है स्टार्ट कर सकती हैं, दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं और दोबारा से सब कुछ कर सकती हैं जो आप करना चाहती हैं। तो अरीबा मुझे ये बताएं कि वो बच्चियां जो अभी आपकी एज की हैं और जो ड्रग्स ले रही हैं और नशे की तरफ राग़िब हो रही हैं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी या उनको कुछ ऐसी बात कहना चाहेंगी कि भाई नहीं करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बुरी चीज़ें अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो आप सब। मैंने भी अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, अब मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊंगी। और मैंने नशा 2 दिन का है, बाकी आप खुद ही देख लें, बाकी ज़िंदगी बर्बाद है जी। अच्छा अरीबा मुझे ये बताएं, अब आप इंशाल्लाह यहाँ से बहुत जल्दी ठीक होकर अपने घर वापस चली जाएंगी, अपनी अम्मी जान के पास वापस चली जाएंगी। सबसे पहले तो उनसे जाके आप ज़ाहिर है सॉरी वगैरह ही, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे ये बताएं कि जो आपकी गैदरिंग्स हैं या जो एरिया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दोबारा उन्हीं लोगों में वापस जाएंगी तो दोबारा आप पे कोई इस तरह के इश्यूज़ आप असर हो सकता है, दोबारा से कहीं इसी रास्ते पे ना निकल जाएं? नहीं, अम्मी अलग घर लेगी, अच्छा, किराए का घर लेगी। हाँ वेरी नाइस। वो किसी को पता भी नहीं चले, जो मुझे नशा करवाते हैं उनको भी पता नहीं चलेगा घर हमने बदला। वैसे तो अभी तो आपकी सहेलियां इस इंतजार में होंगी अरीबा कब आएगी और कब हमारे साथ दोबारा से वो जी, अम्मी बताती है मेरी, हाँ। वो आपका वेट कर रही हैं। हाँ, लेकिन आपको उनसे बचना है, जी ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि इनडायरेक्टली जब थोड़ी सी आप बड़ी होती जाएंगी तो कोशिश ये करनी है कि बाकी भी जो नशे की तरफ या इस लाइन में, इस चेन में लोग आ गए हैं, तो उनको रोकना है, उनको रोकना है और उनको बताना है कि ये बहुत बुरी चीज़ है, जिंदगी बर्बाद है, ठीक है। अपनी लाइफ का ना एक अब मिशन रखना है आपने कि अब रोकना है। अपने साथ हो गया बैड एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम, हमने कंट्रोल कर लिया, हमारी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो थैंक यू सो मच अरीबा, आप हमारे शो में आई और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमारे साथ, और ठीक होके बहुत जल्दी अपने घर भी जाएंगी और घर जाकर बताना है, और हम दोबारा से जो है आपको बुलाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तो नाजरीन, अभी जो है वो चलते हैं इनकी थेरेपिस्ट की जानिब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं आज, और बाकी बातें उनसे करते हैं कि जब अरीबा उनके पास आई थी तो अरीबा की एग्जैक्ट जो कंडीशन थी वो क्या थी। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि जब ये पेशेंट आपके पास आई थी अरीबा, तो उस टाइम इसकी एग्जैक्ट जो कंडीशन थी वो क्या थी? बेसिकली कोई भी पेशेंट जब आता है, या इवन अरीबा का केस हम ले लें, जब इनिशियल आई थी तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो विड्रॉल सिम्टम्स के साथ होता है। जब बॉडी से ड्रग निकल रहा होता है तो उसको हम विड्रॉल कहते हैं बेसिकली। तो वो कंडीशन होती है जो काफ़ी पेनफुल होती है। तो वो पेनफुल एक्सपीरियंस के साथ साथ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, जिसमें इनके बिहेवियरल इश्यूज भी आते हैं। बॉडी से ड्रग का निकलना, लाइक इसको हम किस तरह से लें, क्योंकि हम लोगों को तो इतना आइडिया नहीं। लाइक आपने अभी जिक्र किया बॉडी से ड्रग का निकलना, इट्स वेरी पेनफुल। सो बिल्कुल, ये डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही टफ प्रोसेस होता है पेशेंट के लिए भी, और जो हैंडल कर रहा था उसके लिए भी। क्योंकि ड्रग सीकिंग बिहेवियर क्यों हो रहा है बार बार, क्योंकि वो जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जो तकलीफ होती है, हर ड्रग का अलग अलग किस्म का सिम्टम बेस्ड विड्रॉल आता है। किसी को जो है वो फटीग हो रही होती है, किसी को जिसमें कोई अलग किस्म के पेन्स हो रहे होते हैं, या किसी को वॉमिटिंग हो रही होती है, किसी को लूज स्टूल हो रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के विड्रॉल्स आते हैं। तो इनिशियली विड्रॉल फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह के होते हैं, जिसमें क्योंकि डिपेंडेंसी है ना ड्रग पे, तो वो डिपेंडेंसी की ही वजह से उनके साथ ये इश्यूज आ रहे होते हैं। फिर विड्रॉल का कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसको हम मेडिसिन के साथ थ्रू कवर करते हैं, 10 से 15 दिन। फिर उसके बाद जब ये बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का सिलसिला एंड हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम इनको साइकोथेरेपीज की तरफ लेकर आते हैं। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इनका स्टार्ट हो जाता है। रिहैब में हम बेसिकली इनकी ग्रुप काउंसलिंग, साइको एजुकेशन, इंडिविजुअल थेरेपीज करते हैं, जिसमें हम इनको तरीक़ेकार सिखाते हैं। जैसे अभी अरीबा ने आपको बताया कि हमें क्रेविंग मैनेजमेंट सिखाई गई है, एंगर मैनेजमेंट, ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर हम इनको डिजीज़ कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये बीमारी क्या है और असर कैसे करती है। फिर क्या हाई रिस्क फैक्टर हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होने चाहिए, इससे सेफ कैसे रहना है, इससे बचना कैसे है। फिर क्या क्या इनके लिए ऐसी कंडीशन है जो ट्रिगर्स हो सकते हैं जो उनको वापस रीलैप्स की तरफ ले जाएंगे।
बिल्कुल। तो हम ये सारी टेक्निक्स लाइफस्टाइल सिखाते हैं, क्योंकि ये खाली रिहैब ऐसा नहीं है कि आप आए और कुछ अर्सा आपने इलाज कराया और चले गए। हम लाइफ चेंजिंग प्रोसेस सिखाते हैं, जिसमें इनको बेसिक लाइफ स्किल्स के थ्रू और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के थ्रू इनको ज़िंदगी गुजारने के नए तरीके सिखाता है। अच्छा, तो अरीबा को आपके पास इनकी मदर लेकर आई थी, जाहिर है उनकी, उन्होंने बताया कि उनकी मदर। अच्छा, तो इनकी मदर को कैसे पता चला था कि जो है बच्ची अभी ठीक नहीं है मेरी, इसके साथ ये इश्यूज हो सकते हैं, ये ड्रग्स का कुछ मामला है? इनकी मदर ने जो इनिशियल इनके बिहेवियर से आइडेंटिफाई किया कि अरीबा का जो पहले बिहेवियर था उसमें सडन चेंजेस आने शुरू हो गए। वो आइसोलेट रहना शुरू हो गई है, आई कांटेक्ट मिस कर रही है, घर वालों से बात नहीं कर रही है, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बिहेवियर हो गया है। पैसों को लेकर एग्रेसिव हो रही है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो रही है बहुत ज़्यादा, और कोई भी बात नहीं सुन रही, या फैमिली के जो रूल्स हैं कि घर से बाहर रात को नहीं निकलना, जैसे अभी बताया अरीबा ने कि मैं 2 बजे भी निकल जाती थी क्योंकि इसको क्रेविंग्स हो रही होती थी, रूल्स फॉलो नहीं करने। बिल्कुल, रूल्स फॉलो नहीं करी थी, स्कूल छोड़ दिया और पढ़ाई से दिल हट गया। फिर उसके साथ साथ कुछ फिजिकल सिम्टम्स, जैसे इसकी एपेटाइट सप्रेस हो गई थी, इसको भूख नहीं लगती थी। फिर नींद का इशू आ गया कि इसकी नींद पूरी नहीं होती, ये जागती रहती थी, क्योंकि आइस का ये होता है ना, बेसिकली जो आइस यूजर होता है वो सारी रात जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है, और एपेटाइट भी सप्रेस हो जाती है, खा पी नहीं सकते बहुत बेहतर। तो फिजिकली भी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी। फिर उसके बाद इसको सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो गए थे, जिसमें इसका स्किन का, तो इसके दोनों हाथों पे बहुत ज़्यादा सिवियर एलर्जीज हो गई थी। तो इसकी मदर ने जब ये सारी कंबाइन देखे, ओवर टॉकेटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई कंडीशन में, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बिहेवियर्स हैं, फिर उन्होंने लोगों से पूछना शुरू किया कि इस तरह की कंडीशन में क्या होता है। तो लोगों ने बताया कि आइस के नशे में इस तरह से आमतौर पर लोगों को हो जाता है। फिर उसके बाद जब अरीबा से पूछा, फिर अरीबा ने थोड़ा बहुत शेयर किया अपनी फैमिली से। फिर इसकी मदर ने हॉस्पिटल का कहीं से रेफरल रिसोर्स से पता चला, तो फिर इसकी अम्मी हमारे पास लेकर आई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे अभी आपने बिहेवियर की बात की है, तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वैसे तो ड्रग्स और इस तरह की चीज़ों में नहीं होते, लेकिन वो वैसे ही बदतमीज़ होते हैं और वैसे ही उनके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं। तो हाउ कैन वी से कि वो ड्रग ले रहा है या फिर वो इस तरह से वो ये चीज़ें हो रही हैं, ये तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, इनिशियल जो वेरीफाइड चीज़ है वो तो यूरिन टॉक्सिकोलॉजी है कि आपको इमीडिएट अगर देखना है तो आप ड्रग टेस्ट करा लेते हैं, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। अदरवाइज बिहेवियरल इवैल्यूएशन देखिए इतना आसान प्रोसेस नहीं है। हो सकता है जैसे आपने कहा कि बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं और आप उसके रवैयों से आप ये जज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हम डायरेक्ट स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते। हो सकता है कोई मेंटल हेल्थ इशू चल रहा हो सकता है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उसको सिचुएशन के साथ कोप करना नहीं आ रहा है। अगर आपका बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, अगर आप ये सारे सिम्टम्स देख रहे हो, इट डजंट मीन कि आप उसको लेबल कर दो कि वो नशे ही इस्तेमाल कर रहा होगा। हो सकता है उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे फेजेस चल रहे हैं जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर्स आ रहे हैं। तो आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, जैसे काउंसलिंग होती है, साइकोथेरेपीज होती हैं, वो बच्चे की हैंडलिंग, पेरेंटिंग स्टाइल में मे भी कुछ गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से बच्चे को डिफिकल्टी आ रही होती है। क्योंकि देखें, कहीं ना कहीं एडिक्शन और ड्रग यूजर्स की स्टोरीज में आपको डिसफंक्शनल फैमिली एटीट्यूड जरूर मिलेंगे। अगर आप इनकी फैमिली में देखें फादर की डेथ हो गई, मदर इज वर्किंग, पीछे सुपरविजन नहीं है, कौन देखेगा? तो वो एक फ्री हैंड मिलना, एट टाइम ओवर पैम्परिंग हो जाती है बच्चों की, या फिर बाज़-औक़ात बहुत कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं, ओवर पावर्ड पेरेंटिंग होती है। हर तरह के डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल है। अगर वो डिसफंक्शनल पेरेंटिंग हो रही है या एट्रीब्यूट्स हैं फैमिली के अंदर, तो बच्चों में चांसेस होते हैं कि वो मेंटली इतना ज़्यादा बेहतर ग्रो नहीं कर पाते। तो फिर फाइन लाइन ढूंढने के लिए, कोपिंग्स ढूंढने के लिए गलत तरीक़ेकार अपना लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर इन्होंने फैमिली के साथ ट्रस्ट होता तो बताती कि मेरी एक दोस्त है मुझे ये कह रही है, वो अपनी बड़ी बहन से उसने शेयर नहीं किया, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज कि पीयर प्रेशर भी होता है कि जैसे कहते जाएं वैसे करें। तो माँ बाप को चेक एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, कि वो देखें कि अपने से बड़ी उम्र के साथ दोस्ती है या नहीं है, किस तरह के लोगों के साथ आपके बच्चे की फ्रेंडशिप है, ये बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शुरू का जैसे अगर बच्चा किसी ड्रग या ऐसे किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो गया है, तो उसके क्या ऐसे सडन सिम्टम्स होते हैं जिससे हम ये जज कर सकें लाइक समथिंग इज रॉन्ग?
इसमें देखिए इनिशियली आप देखेंगे उसके बिहेवियरल और मूड चेंजेस इनिशियल। ओके। हर ड्रग का अलग इन्फ्लुएंस होता है। आइस का कह लें तो वो उसका डिफरेंट है, अल्कोहल का डिफरेंट है। अच्छा। अल्कोहलिक्स का तो देखें आप स्पीच से पहली फुर्सत में पकड़ सकते हैं ना कि स्पीच अब्रप्ट हो गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्रग्स भी हैं जिनमें स्पीच से आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, या उसको ज़रूरी नहीं है कि चक्कर आए, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो हाइपर एक्टिव हो। हर ड्रग का अलग इन्फ्लुएंस है। जैसे कैनबिस का अलग है, आइस का अलग है, क्रिस्टल का अलग है, डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। इसमें अगर इनिशियली आप देखें तो फिजिकल चेंजेस में सडन वेट लॉस होना शुरू हो जाता है कुछ ड्रग्स के साथ। फिर कॉम्प्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाएगा, डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर फटीग होगी और फंक्शनल फील नहीं कर पा रहा होता है बच्चा एट टाइम्स, और उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, ट्रेमर्स आते हैं, स्वेटिंग होती है एक्सेसिव। तो लेकिन अगेन मैं ये कह रही हूँ ये सारे सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि किसी और इलनेस की वजह से भी आ सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि वेरिफिकेशन हो, जिसमें आप प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, जहाँ पे आप ड्रग टेस्ट करा के ही वेरीफाई करा सकते हैं। अच्छा। इस तरह तो जजमेंट हो जाएगा ना कि किसी और को किसी और लो बीपी की वजह से भी आपको स्वेटिंग हो रही है या ट्रेमर्स हो रहे हैं, तो आप उसको जज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको सारे बिहेवियर्स एक साथ मिल रहे हैं, इट मीन्स दैट पर्सन इज ऑन अलार्मिंग कंडीशन। वो हाई रिस्क सिचुएशन पे मौजूद है वो बच्चा, जो आई कांटेक्ट भी अवॉइड कर रहा है, जो डिसिप्लिन को ब्रीच कर रहा है, जो नए फ्रेंड्स बना रहा है, घर से चीज़ें गायब हो रही हैं, चोरियां कर रहा है छोटी छोटी, या उधार पैसे ले रहा है नेबर से, इधर उधर से, और आइसोलेट रहना शुरू कर दिया है। और अगर आप उसके पर्सनल मैटर्स में या उसकी बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है। इनसिक्योरिटी की बाइस वो आपसे एग्रेसिव बिहेवियर है, आर्ग्यूमेंटेटिव बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे कॉमनली पेशेंट जो है आर्ग्यूमेंटेटिव बहुत हो जाता है। अच्छा। वो आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते अगर आप उनसे कन्फ्रंटेशन कराते हैं तो, और कन्फ्रंट करने के लिए रेडी नहीं है, वो आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, और आपकी ही मिस्टेक्स को वो बार बार सामने ला रहा है। तो इट मीन्स दैट कि पर्सन किसी हाई रिस्क सिचुएशन का शिकार हो रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे अभी अरीबा ने बताया कि ये 1 साल से ये सब कुछ कर रही थी, तो 1 साल के बाद अभी ट्रीटमेंट आपके लिए कितना मुश्किल हुआ इसको कंट्रोल करना 1 साल के बाद? और सेकंड ये कि कितना टफ हो जाता है कि इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन का भी कुछ सीन है, कुछ मैटर है, लाइक जितना पुराना नशा होगा उसको कंट्रोल करना उतना मुश्किल होगा। जैसे अभी ये 1 साल की इन्होंने बात की, कुछ लोग होते हैं 5-5 साल से नशा कर रहे होते हैं, उसके बाद वो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो कितना मुश्किल होता है ये? देखिए, एज लॉन्ग एज पेशेंट डील विद द लाइक ड्रग यूज, जितना वो ड्रग यूज कर रहा होता है उतनी क्रॉनिसिटी बढ़ती रहती है। बहुत सारे लोगों को लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी हो जाता है। ठीक है, कुछ का स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है, कुछ लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म भी साइकोसिस में चले जाते हैं, ये भी हो सकता है। डेफिनेटली ड्रग यूज का जितना होता जाएगा, बॉडी फिजिकल के साथ साथ मेंटल चेंजेस भी उतने ही बढ़ते जाते हैं, बिहेवियरल इश्यूज भी उतने ही स्ट्रांग होते जाते हैं। इसके साथ साथ कोमॉर्बिड्स भी होना शुरू हो जाती हैं, अदर साइकेट्रिक इलनेसेस का भी वो हिस्सा बनना शुरू हो जाता है, जिसमें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज आपको बहुत कॉमन मिलेंगी, वही ड्रग यूजर्स बनते हैं। फिर बाइपोलर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटीज हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह की बीमारियां भी सब साइड मेंटल हेल्थ रिलेटेड। इसके साथ साथ HIV बहुत कॉमन है, और आपकी कोमॉर्बिड्स अटैच्ड होना शुरू हो जाती है। वही बात है कि जितनी बीमारियां अटैच्ड होती जाएंगी, डैमेज उतना बढ़ता जाएगा। फिर जितना अरसा नशा इस्तेमाल हुआ है, डैमेज उतना बड़ा है। बेहतर ये होता है जितना कम वक्त में पेशेंट इलाज करा ले तो डिनाइल फैक्टर भी कम होता है, अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस भी आना शुरू हो जाती है। ओके। अच्छा, इनकी जो अगर मैं इनकी बात करूं कि फूड के हवाले से अगर बात करूं, तो वाइल ट्रीटमेंट ऐसा कोई फूड है जो अवॉइड करने के लिए कहते हैं डॉक्टर, या सब खा सकते हैं? ऐसा कोई खाना नहीं है कि जिसको हम कहेंगे अवॉइड करना है। हाँ, ये है कि क्रेविंग मैनेजमेंट में हम ये बताते हैं कि आपको मीठे की मिकदार थोड़ी कम रखनी है। अच्छा। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, क्योंकि मीठा समहाउ आपके उन्हीं ब्रेन केमिकल्स को एक्टिवेट कर रहा होता है जहाँ क्रेविंग्स डेवलप होती है। ओके। तो अरीबा कब कंप्लीट हो रहा है ट्रीटमेंट, और अरीबा कब अपने घर जा रही है? अरीबा का देखिए, ट्रीटमेंट में हम बेसिकली जितनी लाइफ चेंजिंग प्रोसेस सिखा रहे होते हैं रिहैब में, वो सब जब पेशेंट हमारा सीख लेता है, और साथ साथ बिहेवियरल इश्यूज जो आते हैं पेशेंट के, ड्रग इंड्यूस इश्यूज जो होते हैं, या उसके छोड़ने के बाद भी स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं, जब तक उनकी थेरेपी कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैक्सिमम हम जो है वो 3 मंथ्स तक रखते हैं। अच्छा, वैसे स्टार्ट में तो पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता होगा डॉक्टर के साथ?
या कर लेते हैं? समहाउ कुछ कॉपरेट कर लेते हैं, कुछ लोग कॉपरेट नहीं भी करते हैं, जो डिनायल में होते हैं या जिनकी अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस वीक होती है या जिनकी मोटिवेशन लो होती है, ये कह लें, तो वो इतना अच्छा कॉपरेट नहीं करते हैं। जिनकी मोटिवेशन बहुत अच्छी होती है, जो विलिंग होते हैं, जो वाकई छोड़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा कॉपरेट करते हैं और जितनी चीज़ें हम सिखाते हैं वो सीखते हैं, समझते हैं, खुद को एक्सप्लोर करते हैं, खुद को समझते हैं, सेल्फ अवेयरनेस एनहांस करने में हम उनकी हेल्प करते हैं और वो उतना ही कीनली चीज़ों को सीख रहे होता है। तो अरीबा ने भी कॉपरेट किया था या अरीबा भी अरीबा थोड़ी ने सी टफ हुई थी? इनिशियली थोड़ा सा टफ टाइम दिया था अरीबा ने, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी विद इन मंथ अरीबा की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंक्रीज हो गई। उसको रियलाइज होना शुरू हो गया कि एक्सेप्टेंस का लेवल आना शुरू हो गया, जहाँ उसने समझा कि हाँ उसको वाकई इलाज की काफ़ी नीड है, जिसमें उसके बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जो उसको आगे चल के परेशान कर सकते हैं। थ्रू थेरेपी फिर अरीबा की 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस रहे मेरे साथ, जिसमें हमने ट्रॉमा थेरेपी भी किया है और वो अभी चल भी रही है इनफैक्ट। फिर उसमें जिसमें बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरे होते हैं पेशेंट्स, फिर उनकी हीलिंग के ऊपर काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो की एरिया होता है जहाँ हम काम करते हैं, क्योंकि देखें चाइल्डहुड ट्रॉमा इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जिस तरह के इन्वॉल्व ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी डेफिनेटली मैं अभी यहाँ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारे ट्रॉमाज होते हैं जो हमारे पेशेंट गुजरते हैं। फिर उन ट्रॉमाज की हीलिंग जब तक नहीं सीखते हैं तो लाइफ चेंजिंग प्रोसेस में वो आगे नहीं बढ़ सकते। हम इन्हें सिखाते हैं कि हाउ टू ट्रस्ट द प्रोसेस, उस प्रोसेस पे भरोसा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट पे भरोसा करेंगे ही तो ही हीलिंग की तरफ आता है। वेरी नाइस जी नाज़रीन, तो उम्मीद है कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उन लोगों के लिए काफ़ी जो है इंफॉर्मेटिव होगा, और मैं जाते जाते यही कहूँगी कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, चेकिंग बैलेंस रखें, ये ना हो कि कल को आपको पछताना पड़े। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम के हवाले से अपना भी फीडबैक देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।